बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान कर दिया गया। ISPR के मुताबिक सजाएं मुआफ होने वालों में मोहम्मद इयाज, समीउल्लाह, लईक अहमद, अमजद अली, यासिर नवाज और दीगर लोग इसमें शामिल हैं। मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पेटिशंस दायर की। ISPR की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की अपीलें दायर की। 19 मुजरिमान की पेटिशंस को खालिस्तन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। दायर की गई दीगर रहम की पेटिशंस पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। सजाओं की माफी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। यह निज़ाम हमदर्दी और रहम के असूलों को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया गया। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर 67 लोग थे, जिनमें से सिर्फ 19 लोगों को मुआफी मिली, 48 ने अपनी अपीलें फाइल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ है। किसी भी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता है। दूसरा, इस पे बात करेंगे, IMF ने पाकिस्तानी बरामदात सालाना $60 अरब बढ़ने से मुतालिक हुकूमती दावे की नफी कर दी है। पाकिस्तानी बरामदात 5 साल हदफ से $17 अरब 7 करोड़ से कम रहेंगी। रवा माली साल पाकिस्तानी बरामदात $31 अरब 75 करोड़ 10 लाख तक रहने का इम्कान है। हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज इसमें उड़ान पाकिस्तान इक़दाम का ऐलान करते हुए सालाना बरामदात $60 अरब तक जाने का तखमीना लगाया था। और इसके साथ साथ बात करेंगे, पाकिस्तान में गुर्बत मजीद बढ़ चुकी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी गरीब हो गए। गुर्बत की शरह में 7% इजाफा हुआ है और गरीब खानदानों को फलाही नुकसानात का सामना करना पड़ा। वसाइल ना मिलने से गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी बसर करने वाले अफराद की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ। रिपोर्ट जो है वो 2019 से 2023 के इदादोशुमार के मुताबिक तैयार की गई है। और आखिर में इस पे बात करेंगे, मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर इत्तेहादी जमातें जो अपोजिशन में मौजूद हैं, उनकी हुकूमती कमेटी के साथ जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से बैठक हुई, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो एजेंडा तो नहीं दिया गया कोई उस रिटर्न फॉर्म में, लेकिन मुतालबात सामने जरूर रखे गए हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने से फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमें ज्वाइन किया यासिर रशीद साहब ने, सीनियर तज्जियाकार। यासिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। नकवी साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफी का ऐलान कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल होगा इस हवाले से? ये आपने चेयरमैन गौहर का सुना, मेरा तो उससे भी ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल है। अव्वल तो ये सजाएं जितने दी हैं वो सजाएं गैर आईनी है, इससे किसी शहरी की ट्रायल नहीं हो सकती। और अभी तक उन्हें फैसले सिर्फ अनाउंस करने की इजाजत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, और वो भी बड़ा बायस किस्म का डिसीजन था, बिकॉज विदाउट एनी लीगल रैशनल पेंडिंग अनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस की ट्रायल हो सकती है नहीं। एक उनको इजाजत दी गई थी, वन टाइम है, मल्टीपल टाइम्स है, नॉट क्लियर, कि वो फैसले सुना दे मिलिट्री कोर्ट के, ना उस पर अमल कर सकते हैं वो, ना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सुना सकते हैं। दैट्स हाउ आई इंटरप्रेटेड जो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने उन्हें इजाजत दी। अब जो सजा इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती उस सजा को माफ भी कर रहे, और कोई उन्हीं हातिम ताई की कब्र पे बड़ी लात मार दी कि 80% सेंटेंस सर्व कर चुके हैं ये लोग जिनकी माफ की है। वो तो एक वैसे ही स्टैंडर्ड नॉर्म है पाकिस्तान के अंदर कि जब कोई 80% सर्व कर दे तो गुड बिहेवियर की बुनियाद के ऊपर उसकी 20% जो है वो कर दी जाती है। हम ये समझते हैं ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है इन लोगों की। उनसे पार्डन लिखवाया गया है तो बहुत बड़ी बुरी बात है। इसे कि पार्डन एक कैदी से लिखवाना वो तो कोई अच्छी बात नहीं है। आपने उसको कैद में रखा हुआ है, सजाएं सुनाई हुई है, पर फोर्स पार्डन कर रहे हैं। रूल्स इनके पब्लिक नहीं है, ट्रायल जो है ओपन नहीं हुई,
ट्रायल के अंदर इनके साथ जब तक मीडिया अवेलेबल नहीं होगा किसी ट्रायल के ऊपर, वो ट्रायल एक सिविलियन की नहीं हो सकती। इमरान खान साहब के केस में भी बाकायदा इनकार कर दिया गया था कि अगर मीडिया नहीं होगा और पब्लिक नहीं प्रेजेंट होगी अडियाला जेल में, ये ट्रायल नहीं हो सकती। तो वो जज साहब ने फिर 10 नुमाइंदे पब्लिक के अपनी मर्जी के आने देते हैं, मीडिया को इजाजत दी, उसमें भी सारा मीडिया नहीं लाते लेकिन कुछ मीडिया जरूर लाते। तो ये दो मुख्तलिफ निजाम एक मुल्क में नहीं चल सकते शहरियों के लिए, ये निहायत ज्यादती वाली बात है। खास तौर पे जबकि पूरा 9 मई का ऑपरेशन जो है बाय इटसेल्फ उसको चैलेंज किया गया है। अभी भी हमारी जो नेगोशिएशन टीम बैठी हुई है उसकी पहली शर्त यही है कि आप सानिया 9 मई और इस्लामाबाद में सैका 26 नवंबर दोनों के ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी कराइए। इसके दोनों पाकिस्तान के तारीख में बदतरीन वाकयात हैं और खास तौर पे सोचे कि अगर पीटीआई ने वो काम किया है तो ये सजा कम है, और अगर पीटीआई ने ये काम नहीं किया और उसके ऊपर चार्ज फ्रेम किए तो जिन्हीं ने ये चार्ज फ्रेम किया उनके साथ क्या होना चाहिए वो मैं आप लोगों पे ही छोड़ देता हूं। ठीक जी, यासिर रशीद साहब, आप किस तरह से देखते हैं ये 19 मुजरिमान है जो हैं उनकी सजा जो है उनको माफ कर दिया गया? माजी में हमने देखा बानी पीटीआई की जानिब से भी कहा लोग हैं जो कि एक अनाउंस हुआ है। देखे मैं ऑब्जेक्ट करता हूं, वो अभी तक एक सिविलियन कोर्ट में जब तक साबित नहीं होगा उनके मुजरिम नहीं है, ये अंडर ट्रायल है। जी यासिर साहब, माजी में हमने देखा कि बानी पीटीआई की जानिब से भी कहा जाता रहा कि उनका फौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए, कुछ लोग सियासी रहनुमा भी थे, कारकुनान भी थे। आज जो है इख्तलाफात हैं फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से, फिर ये मुज़ाकरात का आगे बढ़ना, सजाओं में माफी का ऐलान, क्या कहना चाहेंगे, क्या नुक्ता नजर होगा आपका? हमजा, बहुत शुक्रिया शो में इनवाइट करने के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि आपने इब्तिदा में तारुफ के तौर पे सीनियर तजिया करा, मैं तो एक बहुत अदना सा तालिब इल्म सहाफत का। जहां तक बात नकवी साहब ने की है, नकवी साहब पार्टी नैरेटिव अच्छे तरीके से बयान कर रहे हैं, मेरा नुक्ता नजर कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पहली बात तो ये कि जो एतराज उठाया जा रहा है कि मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकते बैन अवी सतह के ऊपर, पाकिस्तान के तशक्कुस को सबूताज करने की ये कोशिश की गई है, उसमें हमें ये बात जरूर देखना होगी कि ये बात जो है मिलिट्री कोर्ट के इस वक्त कंधों पे नहीं है, चाहे वो किसी भी तरीके से आए हो। ये बात उन्होंने आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे रखा है क्योंकि इजाजत उन्होंने दी थी। अगर इसके माजी को देखें, जिस तरह आज बात कर रहे हैं नकवी साहब ने कहा हातिम ताई की कब्र के ऊपर लात मारी है, जिन लोगों की 2-2 माह की रहती थी और उनको वेव ऑफ कर दिया गया। इब्तिदा पे जब ये पूरा प्रोसीजर चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी हियरिंग हो रही थी, तो अप्रैल में हमारे अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने वहां पे मौकिफ ये अपनाया था कि जो मुल्जिमान है जो जिनकी तादाद 20 के करीब बताई जाती थी, पहले कह रहे थे कि 103 है, लेकिन 103 में अगर 20 की तादाद की रिहाई की उस वक्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई थी, उसके मुताबिक तो फिर ये थी कि वो 105 बनती थी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि 20 मुल्जिमान ऐसे थे जिन्हें सजाएं इब्तदाई तौर पर सुनाई जा चुकी थी और उनकी सजाएं 10 माह मुकम्मल होने के बाद 2 माह का उन्हें रिलीफ देके 20 लोगों को रिहा कर दिया गया। उस वक्त बात ये हो रही थी कि क्या उसका ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। बकिया जो 85 लोग थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ट्रायल रोक दिया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल करने का हुक्म दे दिया, फिर उसके बाद आईनी बेंच बना तो उन्होंने फैसले देने की बात करती। जिस दिन ये फैसला आया था उस दिन मेरा नुक्ता नजर थोड़ा सा मुख्तलिफ था। मैंने बात की, मैंने कहा जी इससे पहले कि हमें ये देखना हो कि हम ये कहें कि ये उनके साथ बड़ी ज्यादती है, आप ये देखें कि अगर 1.25-2 साल बाद अब जाके आर्मी इन तमाम लोगों को रिलीज कर देती, यानी माफी का ऐलान, फिर बात क्या होती? वही बात जो 1.5 साल पहले से हो रही है, बगैर शवाहिद इन्हें हमसे भेजा में रखा गया, इनके ऊपर इल्जाम लगाए गए। अब जब कुछ भी मालूम नहीं था तो एक प्रेशर और दबाव जो मुस्तकबिल करीब में आना है उसको मद्देनजर रखते हुए रिहा कर दिया गया। मैंने कहा एक तो आर्मी ने अपना तशख्खुस बरकरार रखा, दूसरी बात यह है कि मिलिट्री ट्रायल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, वो बात भी आर्मी मिलिट्री कोर्ट के कंधों पे नहीं रहा, वो चला गया आईनी बेंच के कंधों के ऊपर। तीसरी बात ये कि आया इनके लिए सजा है या इनके लिए रिलीफ है।
आपको याद होगा हसन नियाजी साहब के जो वालिद है हफीजुल्लाह नियाजी साहब, बारहा आंखों के ऊपर उन्होंने अदालत के अंदर खड़े होकर ये इल्तिजा करते रहे कि मुझे ये बता दे मेरा बेटा जिंदा भी है कि नहीं है। अब वो लोग जिनकी रसाई अपने लोगों तक नहीं थी, इन सजाओं के बाद जब वो कोर्ट लखपत, हरियाणा सेंट्रल जेल के मकामी जेलों के अंदर मुंतकिल हुए, जेल रूल्स के मुताबिक उन तक रसाई मुमकिन हो पाई, जेल रूल्स के मुताबिक उन तक खाना भी जा सकता है। अब जब उनके बारे में ये बात होती थी कि वकील कौन होगा, वही मुद्दई है, वही जो है इंसाफ करने वाले हैं और वही जो है क्या नाम है फैसला देने वाले हैं, तो फिर वहां से बच के क्या निकलेंगे, उन्हीं का ही वकील होगा। अब वकील अपना भी कर सकते हैं अगर रेट जो है, क्योंकि ये रेट इसलिए दायर होती है किसी भी हाई कोर्ट में, उसमें वकील उनका अपना होगा। लेकिन एक बात काबिल गौर है, सवाल है, मैं माहिर कवानीन से उसके बारे में राय ही जानना चाहता हूँ। ये जो 19 लोग हैं जिन्होंने रहम की अपील की और रहम की अपील की बुनियाद के ऊपर उनकी मंजूरी हो गई, अब दीगर अफराद 67 अफराद की बात है कि उन्होंने ये अपीलें की हुई है। अगर ये रहम की अपील करते हैं तो उसका मतलब क्या? रहम की अपील तभी होती है कि जब आप तस्लीम कर रहे हैं मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दें। ये नहीं है कि आप नहीं आपने फैसला गलत सुनाया, रहम करें। वो ये है कि चले मुझसे गलती होगी, मुझे माफी करें। अब वो रहम की अपील अगर रिजेक्ट हो जाती है, किसी हाई कोर्ट में जाके केस लगता है, तो वो अपील को भी मद्देनजर रखा जाएगा कि ये अपील की गई थी। अब उस अपील में जिन्होंने रहम की होगी, तो इसका मतलब ये कि वो अपनी सजाओं को तस्लीम कर रहे हैं, अपनी गलतियों को भी क्या होगा उस बारे में मुझे थोड़ा सा इमाम है। अब वो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि भाई में कवानी उस बारे में क्या राय है या उस बारे में क्या फैसला है। जी नकवी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से यासिर रशीद साहब ने ये तमाम तर चीजें जो हैं ये उजागर की हैं, अब इसमें जो लोग जिनके नाम सामने आ रहे हैं, रहम की अपील उसको कंसीडर किया जा रहा है, ये नुकता बहुत अहम है कि वो कन्फेस कर रहे हैं अपने इस तमाम तर जो चीजें हैं उन इकदामात को। तो अगर वो हाई कोर्ट में जाती हैं तो वहां पे फिर वो ये आएगी बात कि ये पहले कन्फेस कर चुके हैं, जो दीगर रह गए हैं जिनकी माफी नहीं हो सकी अभी, तो उसमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन्वॉल्वमेंट के चांसेस तो बढ़ रहे हैं और वाजे हो रहे हैं। जी देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन्वॉल्वमेंट के क्या चांसेस हैं? जिन हजरात ने इंटरव्यू दे दिया उनकी तो ट्रायल ही नहीं हुई, ये कौन से इंसाफ का तकाजा है? और एक आदमी ने कह दे मर्डर करे और कह दे जी सॉरी मैंने मर्डर किया, मैं इतराफ कर लेता हूं और सॉरी कह रहा हूं, तो उसको गवर्नमेंट ने कह दिया माफ किया। तुम जाओ मजे से 2-4 मर्डर और कराओ, उसके लिए शायद तुम्हें सजा देंगे, पिछले सारे मर्डर्स माफ है। ये इंसाफ है? ये इंसाफ की धज्जियां हैं। ये मेड पाकिस्तान अ बनाना रिपब्लिक। दिस हाइब्रिड रिजीम ने पाकिस्तान का दुनिया भर में मजाक बनवा दिया है। अंदलीब अब्बास माफ और खतीजा शाह उस गाड़ी में जो खामोशी से बैठी हुई थी उसको आपने कर दिया। उसी गाड़ी में यास्मीन राशिद थी, वो अभी तक कैद भुगत रही है और अभी तक चार्जेस भी फ्रेम नहीं हुए, ट्रायल भी नहीं हुई, कोई कन्विक्शन भी नहीं हुई। अगर फॉर वन मोमेंट एज्यूम कर लेते ये इनोसेंट प्रूव होते तो जो इनको 1.5-2 साल रखा गया उसकी इनको क्या कंपनसेशन दी जाएगी? आपने लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी, ना आपने बेल पे जाने दिया। क्या ये कोई आदि मुजरिम है? क्या इनके ऐसे क्राइम्स हैं जिनमें इनको रिलीज नहीं किया जा सकता था बेल में? क्या बेल नहीं है इनकी राइट? ये कौन सा मिलिट्री कोर्ट है जो सिविलियन को? अभी आप देखिए कि एटीसी कोर्ट ने खालिद खुर्शीद चीफ मिनिस्टर को 34 साल की कैद दी है। किस कानून के तहत दी भाई? आपने देखा इमरान खान के फैसलों में 5 मिनट में 64 सफ़े का जजमेंट लिख दिया गया। कैसे मुमकिन है? क्या क्या केसेस की ट्रायल के अंदर जो जजमेंट लिखे गए बाद में जब सुपीरियर कोर्ट में उनको उठा के बाहर फेंक दिया, क्या उन जजेस को सस्पेंड किया गया या उनको प्रमोशन दी जा रही है फॉर ब्रिलियंट सर्विसेज टू द नेशन? आप देखिए इस मुल्क के निजाम के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। नकवी साहब माजरत के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे इसके में यासिर साहब जो बात कह रहे हैं, यासिर साहब ने जो इतनी बातें कही वो उनके पस मंजर या जो दे रहे हैं कि जी इससे इफेक्ट होता है। यस, बट स्टार्ट लुक एट इट कि किधर से शुरू हुआ है। इट इज रिडिकुलस। बात तो सारी ये इसकी बुनियादी यूजलेस है।
अगर वहां जाके सीसीटीवी फुटेज उनके पास नहीं है, किसी भी वो कैमरा जो किसी ने रिकॉर्ड करके उनको मिल गया, उसको दे पुट टुगेदर, कोई उनको फॉरेंसिक उनकी एविडेंस नहीं आया, यू जस्ट डोंट नो कि ट्रायल में हुआ क्या है। चलिए अब आपने कन्विक्शन के वीडियो टेप ऑफ द ट्रायल दिखा दे कि देखिए इतना अच्छा ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया था। अगर आप प्रेजेंट नहीं होने देते जरा ट्रायल के हालात तो दिखाएं। नकवी साहब जानना ये चाहूंगा जिस तरह से आपने एक दफा जो यासिर साहब ने भी कहा और मैं आपके नाजरीन के लिए दोहरा देता हूं जी, एक दफा सजा का अनाउंस हो जाए तो उसके बाद उस आदमी की तखफीफ या पार्डन जो है वो किसके ऊपर है जिम्मे, वो जेल के मैनुअल के लिहाज से होती है। मिलिट्री ट्रायल के भी जो लोग हैं वो जेल के में ही रखे जाते हैं, कहीं और नहीं रखे जाते। नकवी साहब जानना ही चाहूंगा जिस तरह से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वाली बात की कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो वो बालातर हो जाते हैं, वो इन तमाम मुकदमात से उनका अखराज हो जाता है। माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ साहब लंदन गए, सबसे बड़े जो है वो मुलजिम उनको कहा जाता रहा। तो ये तो चलो अभी जो है वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट में जो है वो निकल गए हैं इन मुकदमात से, लेकिन वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद उनको बरी-उल-जमा करार दिया। उसके बाद देखा जाए तो जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं, इसी तरह से राना सनाउल्लाह साहब उन पे मुकदमा हुआ नारकोटिक्स में, उसके बाद फिर वो भी बरी-उल-जमा ठहरे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने दौरे हुकूमत में ये चीजें करती रही। देखिए मैं आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, अगर खुल के बात करने की इजाजत हो तो मैं खुल के बात कर लेता हूं। एंटी नारकोटिक बोर्ड का चेयरमैन जो था वो एक मेजर जनरल था। पकड़ा किसने था? शहरियार आफरीदी नहीं पकड़ा था, वो एंटी नारकोटिक बोर्ड के आदमी ने पकड़ा था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठे हुए थे। कस्में शहरियार आफरीदी साहब कह रहे थे नकवी साहब। नहीं जी, उनके साथ आप देख लीजिए, उनके साथ जो है वो मेजर जनरल साहब बैठे हुए थे। और मैं समझता हूं कि अगर शहरियार अफरीदी से जब बात हुई थी, उन्हें कहा वो मेजर जनरल साहब के ही कहने पे थे कि जब उनका डीजे कहेगा कि ये हुआ है और ये एक हाई प्रोफाइल केस था, आई थिंक सो उसको रिसर्च ज्यादा करनी चाहिए थी। जहां तक पीटीआई के दौर में नवाज शरीफ साहब के केस की बात है, व्हाट वाज द प्रेशर ऑन पीटीआई कि नवाज शरीफ साहब की हालत इतनी खराब हो गई है कि वो मर सकते हैं, और अगर वो मर जाएंगे तो इल्जाम ये आएगा कि एक 3 टाइम्स पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने अपनी जिद और अना की वजह से मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया जहां उनका इलाज शायद मुमकिन होता, और एक बैठे बैठाए आदमी को हम हीरो बना देते। हमने जितनी एहतियाती तदाबीर थी करने की कोशिश की, जो हमें ख्याल नहीं आया कि जी कोई ना कोई बीच में फाउल प्ले कर रहा है। आज हमें पता है कि ब्लड सैंपल की टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ड्रॉप एक केमिकल के डाल दिए जाएं तो वो प्लेटलेट काउंट्स को बेतहाशा कम कर डाउन कर देता है। अब ये सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि क्या हुआ था। ये चीज के वो एक ड्रॉप को हर टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें ब्लड लिया जा रहा था चेक किया जाए, ये किसी के वहमो गुमान में नहीं था। तो वो चाहे शौकत खाना में टेस्ट हो, चाहे किसी और लेबोरेटरी में टेस्ट हो, उसने रिजल्ट तो वो देने थे जो कम है। जो हमने स्टैंड लिया था कि जी आप इसमें श्योरिटी बढ़ा दीजिए, उस श्योरिटी के अमाउंट को जज हजरात ने माना नहीं, और उन्होंने सिर्फ एक 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे उनको बाहर जाने दिया। और उसके बाद भी जो जुडिशरी ने जिस तरह उनको वापसी पे वेलकम किया, अब तो नवाज शरीफ यही पूछते नजर आते मुझे क्यों बुलाया, या मुझे चौथी दफा वजीर आजम नहीं बनाया, मुझे क्यों बुलाया, पहले कहते क्यों निकाला, आप पूछते मुझे क्यों बुलाया। वो तो खान साहब ने रोक दिया नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनने से। नहीं, खान साहब ने नहीं रोका। खान साहब क्या रोक सकते हैं? जिन्हीं ने रोकना था उन्हीं ने रोक दिया, इससे कि उन्हें खौफ यही था कि किसी न किसी स्टेज पे नवाज शरीफ साहब
शायद उतने कंप्लायंट नहीं होंगे, और शहबाज शरीफ साहब को अपने नाम के आगे लिखवाना था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के तारीख में उनका नाम आ जाए। उनने कहा जो बात मेरा भाई नहीं करेगा मैं सब करने को तैयार हूं। इसीलिए तो नवाज शरीफ ने कहा था जब वो उनकी बात स्पीकर असेंबली में वोट देते हुए रिकॉर्ड हो गई थी, मैं क्यों आपके प्रोग्राम में सबको पता है, सबने सुनी हुई है सोशल मीडिया में, जो कुछ नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई के लिए कलमात अदा किए थे। ये जो घर की सियासत है, जो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, उससे तो पाकिस्तान तबाह हो चुका है। सिर्फ एक पार्टी में नहीं है, बहुत सारी पार्टीज में है। लोगों के पास नाहिद अब्बासी साहिबा से पूछिए, वो बताती हैं बेनजीर साहिबा की असली विल क्या थी, उन्हीं ने क्या कुछ कहा था सदर मोहतरम के लिए। हमने खुद टीवी का प्रोग्राम देखा, इंटरव्यू, he said Mr. Zardari will not participate in the politics of Pakistan if I come next time into power. Isn't that a strange statement by an ex-premier on his spouse? और फिर आप देखिए, ये मुल्क सवाल नहीं पूछता। वाजिद शमसुल हसन साहब ने वो पेपर्स कहां गायब कर दिए जो उन्हीं ने स्विस कोर्ट से लेके आए थे। ये प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, और वाजिद शमसुल हसन साहब एक्स एम्बेसडर ब्रिटिश सिटीजन बन चुके हैं। इज दैट नॉट एन एडमिशन ऑफ गिल्ट? आज तक सरे महल की जिसको डिनाई किया खुद जरदारी साहब ने, और उसके बाद जब वो ऑक्शन पे आया उसको ओन कर लिया। नॉट एन एडमिशन ऑफ गिल्ट। एवनफील्ड अपार्टमेंट में कहते हैं सजा गलत हुई, लेकिन आज तक नवाज शरीफ साहब ने 5 तकरीरें की थी नेशनल असेंबली में और नेशनल हुकम पे कि मैं मनी ट्रेल दूंगा, पेपर ट्रेल दूंगा, एक एक पैसा बताऊंगा कहां से आया। क्या इस फॉर्म को मिला है वो मनी ट्रेल? बाकी क्या हमें बार बार याद दिलाना पड़ेगा कौम को, इस मुल्क का इशू नंबर 1 इज स्टिल करप्शन। चाहे वो पीटीआई करे, चाहे पीएमएलएन करे, चाहे पीपीपी करे, जब तक इस मुल्क में करप्शन का खात्मा नहीं होगा, इस मुल्क की तरक्की के चांसेस किसी माशरे में जो इतना इन्हतात पजीर हो जाए, जो दवाओं में मिलावट करे, जहां वीडियो को एविडेंस नहीं माना जाए और जज जो है माफ कर दे रोने पे बाय अ पार्लियामेंटेरी, उसको तो खुद अपने आप को पेश कर देना चाहिए था सजा के लिए। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एक पब्लिक ऑफिशियल को अपनी गाड़ी से रोन देता है। आज आप देख लीजिए, साने 26 नवंबर को कहते गोली चली नहीं, पूरा इस्लामाबाद को गवाही पे ले आइए कि गोली चली या नहीं चली। नकवी साहब, गोलियां तो टीएलपी में भी चली थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में। शेख रशीद साहब गोली चलाने वाले, देखिए हमारा एक स्टैंड है, गोली चलाने से ज्यादा गोली किसने चलाई से ज्यादा किसने ऑर्डर दिया। अगर पीटीआई के लोगों ने टीएलपी पे चलाने का ऑर्डर दिया तो पीटीआई ने गलत किया। मैं कह रहा हूं बहैसियत एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ऑफ पीटीआई, डोंट एक्यूज मी ऑफ रॉन्ग डूइंग। जब मैं उसको कह रहा हूं कि जी ये बात गलत है, मैं तो इतराफ कर रहा हूं ना, हमने की तो हम कर देंगे, लेकिन पहले गलती को गलती तो कहें, गलत को गलत तो कहें। मैं ये प्रिंसिपली बात गलत है कि पीसफुल सिटीजन्स वाइल प्रोटेस्टिंग उनके ऊपर गोली चलाई जाए, लेकिन सवाल वहां ये पूछ पड़ता है कि कहां वो पीसफुल थे और कहां पीसफुल नहीं थे। हमारे रास्ते रोके गए। मैं तो था 26 नवंबर को वहां मैदान में, रास्ता सिर्फ वहां नहीं रोका गया था, रास्ता रोका गया था किधर, जिधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। सबसे पहले गाजी पे रोका गया, फिर बुरहान एक्सचेंज पे रोका गया, 26 नंबर चौरंगी पे रोका गया, G11 पे रोका गया, और ये अमवात जो हुई है वो सारी वहां नहीं हुई है, वो बहुत सारी जगहों पे हुई है। ठीक है शमीम साहब, यासिर रशीद साहब से, यासिर साहब किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से फिरदौस शमीम नकवी साहब ने तमाम चीजें वाजे की हैं, वही सियासी जमातें हैं, वही चोर लुटेरे डाकू
मुज़ाकरात की दूसरी बैठक हो चुकी। हम सियासी लोगों से, मुख्तलिफ हलकों से बात करेंगे, इन लोगों से बात नहीं करेंगे। डायलॉग का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकफुट पे जाके इस मुज़ाकरात को कामयाबी के लिए आगे बढ़ रही है, या फिर ये अहकामात पर अमल पैरा हो रही है? अच्छा, मैं सबसे पहले तो नकवी साहब ने जो बातें की उसको लेके, ट्रायल्स को लेके और वो कन्विक्शंस को लेके, मैं उसके ऊपर अपनी राय दूंगा। पहले मैंने आपके पहले जो सवाल था उसका मैंने जवाब दिया, वो तो मैंने सारा कानूनी मंजरनामा और कानूनी निकात की रोशनी के अंदर जवाब दिया था। उसमें अब अपनी कोई तजियाकारी शामिल नहीं थी, लेकिन जो नकवी साहब ने बात की है वो 100% दुरुस्त है। मैंने तो बात के तरीका बात की है कि अब क्या हो सकता है, लेकिन क्या हुआ उसका एक सवाल है। अगर बैनुल अक़वामी सतह पे अपने तशख़्ख़ुस को बरकरार रखना है तो हुकूमत वक्त को ये चाहिए कि या तो वो ये करे कि वो लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हुई थी, जिनमें बहुत सारे लोग शामिल थे, फयाजुल हसन चौहान साहब, फरूक हमीद साहब, आल चौधरी साहब, इस तरह के बेशुमार नाम आपको मिलाएंगे, वो सारे लोग जो है उन केसेस चलाए, वो भी ट्रायल मुकम्मल हो, और ट्रायल मुकम्मल होने के बाद जो नतायज हो उनको बेशक रहम की अपील की बुनियाद के ऊपर ही माफ कर दिया जाए। माफ करना, बहाल करना। दूसरी सूरत ये है कि अगर ये नहीं हो सकता, वो पहले ही माफी मांग चुके हैं, पहले ही इससे दस्तबरदारी इख्तियार कर चुके हैं, या पहले ही वो सदन से निकल चुके हैं, तो फिर बात ये है कि अभी जिन लोगों ने, वो तमाम लोग जिन्होंने रहम की अपीलें दायर की हैं, फिर उनकी भी मंजूरी होनी चाहिए। अगर यही तरीकाकार है कि आप गलती को तस्लीम करें, आप दोबारा ना करने का इरादा करें, तो आप जो है वो मुल्क के खुले हो जाएंगे। तो अगर इसी तरीके से करना है तो फिर ये तमाम लोगों को भी वैसे ही एंटरटेन करना चाहिए जिस तरीके से पहले लोगों को एंटरटेन किया है। दूसरी बात, जो आप मेरे मुज़ाकरात के हवाले से कि पहले इन लोगों के बारे में क्या बातें की जाती रही और आप फिर टेबल के ऊपर क्यों आए हैं, बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त गंवाने को कुछ नहीं, ये एक समझने की जरूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखें, आप जितना मर्जी तलब कर लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में हम खुद तनकीद करते रहे कि राना सनाउल्लाह साहब ने इस तरह का मुकदमा नहीं सही था, आपने मुकदमा बनाना था तो कोई इस तरह का बनाते, आप कम से कम किसी कब्जे का ही मुकदमा बना लेते, चलिए साबित तो हो जाता कि राना साहब ने इसके ऊपर कोई इस तरह का इल्जाम उठाया हुआ था, TLP के एहतजाज हो जाएंगे, जितना भी सारा कुछ हो जाए। सर ये देखें कि वहां पे कितने लोग हिरासत के अंदर थे, मेन लीडरशिप में से कितने लोग थे, और फिर उसका आप तनासुब निकालें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। जितने लोगों की तादाद इधर है, उतने लोगों की तादाद उधर नहीं थी। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन के हवाले से भी उन पे उतनी कदगरें नहीं थी जितनी कदगरें इनके ऊपर लगी। फिर जो नए लोग इनके लिए आए, और मेरी जाती राय में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज्यादा मुश्किल पड़ गई, क्योंकि जो तदब्बुर से बोलने वाले, हिकमत अमली को अपनाने वाले या मंतिक की बुनियाद पर बात करने वाले थे, वो सारे बैकफुट पे चले गए। फिर मेरा जाती ख्याल हो सकता है कि नकवी साहब इससे इख्तलाफ करें, मेरा जाती ख्याल ये था कि बहुत सारे लोग जो ऐसे अपने हलकों के अंदर या अपने इलाकों के अंदर अपना असर और रसूख रखते थे, चाहे वो मुस्बत अंदाज में हो या मनफी अंदाज में, वो आए पार्टी में। पार्टी को तो जरूरत थी कि कोई भी खड़ा हो जाए, खड़ा होने वाला हो। वो जो आई, ये जो नई लॉट आई है, ये मुख्तलिफ है। अब इसके बारे में किसी एक का बयान और होगा, दूसरे का बयान और होगा। आप एक चीज इसमें देखिए कि जितने भी पुराने रहनुमा है, जिस तरह नकवी साहब है, आपको मजीद और पुराने रहनुमा मिलेंगे। जो पुराने लोग हैं ना, उमर अयूब साहब, असद कैसर साहब, इन लोगों की तरह गुफ्तगू सुने, आपको मालूम पड़ेगा कि इन गुफ्तगू में और दूसरे लोगों की गुफ्तगू में रोजाना की बुनियाद पे चेंज किसकी होती है। वो लोग जो नए पहली बार आए, जो सियासत में भी हो सकता है पहली बार आए, उनकी चेंज होती है। तो ये पार्टी का जब एक लीडर मौजूद ना हो, तो फिर इस तरह बयानबाजी में जो तफरीक आपको देखने को मिलती है। दूसरी आप बात जो आपने की, और उन्हीं लोगों के साथ ये मिल बैठे, क्योंकि इनके पास गंवाने को कुछ नहीं है, और क्या करेंगे। अब पॉपुलैरिटी जितना मर्जी इख्तलाफ करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, आपको पॉलिसी के ऊपर इख्तलाफ होगा, उनके पास है। इसमें हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग पसंद ना करते हैं, लेकिन ये उनके रात में से है कि वो PMLN और PPP को पसंद नहीं कर रहे, इसलिए उनके पास चॉइस के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है। अब जब इतना प्रेशर बिल्ड होता है, एक लम्हा आता है कि जब आप सोचते हैं कि यार ये रायगानी में तो नहीं जाना सारा, ये सारी चीजों जो रायगानी में तो नहीं जा रही, एक ना एक दिन वापसी तो करनी है। फिर इस बुनियाद के ऊपर मुश्किल हुकूमत के लिए है, गंवाने को PTI के पास कुछ नहीं है। मैंने पिछले दिनों कहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बयान दे रही है PMLN के बारे में, ये PMLN से जुदा भी नहीं हो सकती। पंजाबी की मैंने मिसाल बनाई कि
मैं तो अलग हो सकती तो मैं तो अलग होके बस नहीं सकता। तो ये उस तरह की सिचुएशन है, ये दो जो है ये जुड़े रहेंगे। अब ये इम्तिहान उन लोगों का नहीं है। मैंने फैसल चौधरी साहब से पूछा था, मैंने यही बात जो आपने कही कि पहले ये कहते थे कि मुज़ाकरात उनसे करेंगे, इनसे करेंगे, अब जाके मुज़ाकरात इनसे कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि खान साहब ने पिछले दिनों कहा कि मुझे ऑफर की गई बनी गाला में मुंतकिल करने की, खान में मुंतकिल करने की, बैरून करने की। मैंने उससे इनकार कर दिया। तो मैंने कहा जी वो आपको किसने कहा, किन हल्कों की तरफ से आया? जब हुर्रियतों की तरफ से उन्होंने कहा जी उनके पास इख्तियारात है। तो मैंने कहा जी अच्छा, फिर उन हल्कों की तरफ से आया है जिन हल्कों से आप नेगोशिएशन करना चाहते थे। जब उन्होंने आपको ये ऑफर तो आप उसको डिक्लाइन क्यों कर रहे हैं, ये एक अहम सवाल। तो उन्होंने ये बताया कि ये मुज़ाकरात भी किसी मुज़ाकरात का नतीजा है। एक मुज़ाकरात जो हो रहे हैं और एक वो है जो दिखाई नहीं दे रहे। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये तो परेशानी है पीटीआई के लिए, तो डिफरेंट सिचुएशन होगी जो भी होगी। जी नकवी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मुज़ाकराती अमल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये अहम कदम है, सियासी बैठक अच्छी बात है, जमहूरी रवैया है, लेकिन माजी भी नहीं भूलता, क्या कहेंगे? शमीम साहब अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा। अच्छा, आपको अब आ रही होगी आवाज, सॉरी अबाउट दैट। मैं यासिर साहब ने जो बात कही उन्हीं ने मुज़ाकरात के बारे में हकीकत तो बता दी, लेकिन मैं इसका पस मंजर भी बता देता। बात सारी ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा एक असूली मौक़िफ़ रहा कि हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे जो उन्होंने ये हाइब्रिड रिजीम बिठाई हुई है। और जब हमारी उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हम आपके सामने आके बात नहीं कर सकते, सामने तो वही रहेंगे, बाकी इधर भी होगी उधर भी होगी। वो यासिर साहब ने कहा, जो बात यासिर साहब ने जिक्र नहीं किया इस पूरी दास्तान में, वो 8 फरवरी के इलेक्शन थे, उसका भी हाल सुना देते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका नाम नहीं दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का नाम लेना, मीडिया पे तस्वीर दिखाना बंद था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरी इलेक्शन कैंपेन में पूरे पाकिस्तान में एक जलसा नहीं करने दिया। चलो जलसा छोड़ दो, एक कॉर्नर मीटिंग किसी कैंडिडेट की नहीं होने दी। चलो कॉर्नर मीटिंग छोड़ो, डोर टू डोर कैंपेन भी नहीं करने दी। एक ही जगह के ऊपर बहुत कम मकामात हैं जिधर एमएनए और एमपी को एक कॉमन सिंबल दे दिया। हमने मुख्तलिफ सिंबलों पे लड़ा और अवाम का रिएक्शन देखिए कि 8 फरवरी को रात के 10 बजे तक जब 80% पे 25% वोट काउंट हो चुका था, उस वक्त 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। और 10 बजे जो काउंट बंद हुआ है, वो कल स्टैंडिंग कमेटी के अंदर एक मेजर जनरल साहब ने कहा कि हमें जब कहा जाता है हम बंद कर देते हैं। हमें तो 8 फरवरी भी को भी कहा था इंटरनेट बंद कर दो। ये इतराफ है पीटीए के चेयरमैन का। तो इलेक्शन किसने मैनिपुलेट किया? किसके कहने पे पीटीए चेयरमैन ने किया? हुकूमत वक्त। हुकूमत वक्त में कौन था? केयरटेकर सेटअप। केयरटेकर का प्राइम मिनिस्टर कौन था? काकर साहब। काकर साहब को कौन लाए थे? फौजी हजरात। नकवी साहब, सवाल ये बनता है कि उन्हीं से गिले शिकवे हैं, उन्हीं की चीजों पे इख्तलाफात हैं हुक्म सादर करने वालों से, फिर नेगोशिएशन उन्हीं के पास जाके क्यों? जी देखिए, बात सीधी सी बात है। आपके घर पे कब्जा कर ले कोई, तो आप कहें मैं जाके केडीए वालों से या जज साहब से नेगोशिएट करूंगा कि घर खाली होना चाहिए। भाई जिसने घर खाली करना है उसको है। भाई यहाँ चौकीदार घर का मालिक बन गया है। उसने उठा के मालिकों को बाहर खड़ा किया हुआ है, तो चौकीदारी को समझाएंगे कि भाई ना ये जायज है, ना इस मुल्क का कानून इजाजत देता है, ना तुमने इसका हमसे जब अहदनामा किया था, हमने तुमसे कुरान पे अहद लिया था कि तुमने वादा किया था कि तुम सियासत में हिस्सा नहीं लोगे। तुम्हें ना अपने वादे के पास, ना दीन का पास, ना अवाम का पास, तुमने पूरे मुल्क को पूरे को दीवार के साथ लगा दिया है। माजी में भी तुमने एक दफा मुल्क को 2 टुकड़े करवा चुके हो इसी बेवकूफी में मैंडेट मैनिपुलेट करके।
खुदारा बाद आ जाओ इन हरकतों से। बार बार तुमने पहले छोटी मोटी करते थे, आपके तो ये फॉर्म 47 की जो तुमने अपने मुंह पे कालक मली है, वो अवाम, पाकिस्तान की अवाम को हजम नहीं हो रही। और जितनी आप, चाहे आप इद्दत केस करा लें, चाहे आप ये तोशा खाना करा लें, चाहे इसे तोशा खाना में एक आदमी ने जिसने ज्वेलरी तक देखी नहीं, उसने 350 करोड़ रुपए उसकी कीमत लगा दी। क्या अवाम उसको सही समझते हैं? क्या माजी में जो दूसरे हुक्मरान थे, जो पूरी पूरी गाड़ियां जिसकी इजाजत ही नहीं है ले जाने की, वो अपने घर ले गए? भाई देखिए, जस्टिस मस्ट बी सीम टू बी डन। जब आप सबसे आखिरी प्राइम मिनिस्टर को कन्विक्ट करते हैं और उससे पहले जितने प्राइम मिनिस्टर हैं उनके गुनाहों पे आप जो है मिट्टी पाओ, तो नहीं, पाकिस्तान के अवाम तो मसला ये है कि आपका दौरे हुकूमत रहा, आपने इन चीजों पे जो है वो ध्यान नहीं दिया, आपने इन चीजों पे मुकदमात नहीं किए, उनको नहीं पकड़ा, तो वो मैं समझ गया आपका सवाल। कोविड पे ध्यान देते या इन चीजों पे ध्यान देते? भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पे ध्यान देते या इन चीजों पे ध्यान देते? जो माई बाप बने होते हैं उन्हें एक्सटेंशन चाहिए थी, उस पे ध्यान देते या इन चीजों पे? उसके बावजूद मईशत जो है 6.1% आखिर 2 साल बढ़ी। पाकिस्तान को टूरिज्म का डेस्टिनेशन नंबर 1 भी बनाया। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो थी जिस जगह अडॉप्ट हुई उसके नताइज भी आने शुरू हुए। जितनी नौकरियां नवाज शरीफ ने 5 साल में क्रिएट की, हमने वो 30 माह में उससे ज्यादा क्रिएट की। ये वो वाले इतराफ हैं, इकोनॉमिक फिगर्स जो हम नहीं कह रहे, जो इनके दौर में आके मिल रहे हैं। ये तो आए थे 12% महंगाई को कम करने, ले गए 40%। अच्छा नकवी साहब, एक चीज यहाँ पे जान के फिर आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। जिस तरह से आपने खुद ही कहा कि चौकीदार जो है वो घर पे कब्जा करके बैठ गया, तो चौकीदार से रिक्वेस्ट क्या करनी है कि घर पे दोबारा से कब्जा आपको दे दिया जाए, किसी और सियासी जमात से लेके? रिक्वेस्ट उनसे ये करना चाह रहे हैं? जी, हमारा तो बड़ा सिंपल है कि पाकिस्तान is now fed up of this system। 1951 से लेके आज हमारी जबू हाली के पीछे पूरे मुल्क का एक इत्तेफाक है कि सिविलियन अफेयर्स विल बी रन बाय दी पीपल ऑफ पाकिस्तान। कायदे आजम ने भी यही कहा था, द आर्मी हैज टू बी अंडर सिविलियन कंट्रोल। ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे एस्टेब्लिश करने की जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। That Pakistan needs an army. This army is not for Pakistan is not for this army. ठीक है ना? ये हमारी दिफा के लिए है। इन्हीं ने मुल्क समझ लिया अपनी फलाह के लिए। इनकी फलाह के लिए ये मुल्क नहीं बनाया गया। ये मुल्क के लिए आर्मी रखी गई है कि ये इसके दिफा करे। ठीक। और इस बुनियादी चीज को जब तक पहचानवाया नहीं जाएगा, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। चाहे हम पहचानवाए, चाहे नवाज शरीफ पहचानवाए, चाहे जरदारी साहब पहचानवाए। ये बड़े वाज़ेह है कि इंडिया की तरक्की के पीछे क्या चीज फर्क है पाकिस्तान और इंडिया में? क्या वहां करप्शन कम है? नहीं, फर्क है कि वहां डेमोक्रेटिक सेटअप है। उन्हीं ने वहां ईवीएम से ले आए, उनके ईवीएम पे शिकायत थी, उन्हें पेपर ट्रेल वाली ईवीएम ले आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी यासिर भाई, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से नकवी साहब ने बात की, इस पे एडअप करना चाहें वो, और आगे महंगाई की शरह में 7% इजाफा हुआ है, लेकिन इसमें जो काबिल गौर बात है वो ये है कि ये रिपोर्ट 2019 से 2023 के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तैयार की गई है और इसमें 1,30,00,000 पाकिस्तानी मजीद गरीब हो गए। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो नकवी साहब ने बात की, मसद एहतराम, मैंने नकवी साहब वो चीजें हाजिर तो की नहीं थी। मैंने तो ये बात की कि जो प्राइवेट पीटीआई में था वो तो प्रीएमएल में था ही नहीं। जहां तक वो बात है तो मैं फिर उसके अंदर एड ऑन ये कर देता हूँ कि ये पाकिस्तानी तारीख का सस्ता तरीन इलेक्शन अगर लड़ा है ना, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लड़ा है, जिनके ना कोई पैनाफ्लेक्सेस थे, ना कोई जलसे थे, ना कॉर्पोरेट मीटिंग्स थी।
निशान तक मौजूद नहीं थे। तो ये सस्ते तरीके इलेक्शन है। मेरा अपना जो भाई हल्का है वो साहिबजादा तो मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि उन्होंने क्या कंपेन की, और मुझे ये भी बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि उनके मद्दे मुकाबिल राजा रियाज साहब के बेटे ने क्या की, और फैसलाबाद में राजा सनाउल्लाह साहब, आबिद शेरली साहब के लोगों ने कितनी कंपेन की। पाकिस्तान के इंसाफ को वोट तो मिला है, इससे आप इनकारी नहीं हो सकते। और जितनी बड़ी तादाद होता है, आप ये देख लें कि इतने प्रेशर के बावजूद भी अगर ये नशिस्तें निकली है तो कितना छप्पा फाड़ के मिला होगा कि जिसके बाद मैंने से इतनी नशिस्तों के ऊपर करना पड़ा। दूसरी बात, आप जो माशी की बात करते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज की बात करते हैं, ये चीज आपको मानना पड़ेगी कि कोविड में जब भारत की, सूचना की या बांग्लादेश की इंडस्ट्री बंद हो गई थी, तो बैन अवी जो ऑर्डर्स थे वो पाकिस्तान को मिले। वो एक शिफ्ट हमें देखने में आया। पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री थी, खास तौर पे ये जो एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री कपड़े की है, उसमें इस हद बूम आया था कि फैसलाबाद के अंदर जो बाजी में लोग वहां से छोड़ के अपने मुल्क मुंतकिल होने का सोच रहे थे, वो वहां पे जाके बाकायदा तौर पे ऐलान करवाते करते थे कि हमें लेबर चाहिए, लेबर नहीं करते। अब उसमें किया गया था, एक तो गैस की कीमत जो थी उसके अंदर कमी वाकई की गई, और फिर बिजली की कीमत को भी सब्सिडाइज किया गया। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कम हुई, जिसकी वजह से वो जो ऑर्डर्स बांग्लादेश, श्रीलंका, ये भारत में जा रहे थे, यानी मिसाल के तौर पे एक ऑर्डर अगर 1 बिलियन का अगर है और वो बांग्लादेश के पास मौजूद था, और हमने वही ऑर्डर हुए हैं वो 0.7 बिलियन के अंदर उन्हें रेडी करके दिया, तो यानी वो शिफ्ट हमने अपनी तरफ था। अब उसका तसलसल बरकरार रखना अमीर हुकूमतों का काम था। हुकूमतें आई, उन्होंने डिसाइड किया ना जी ये तो पैसा खा रहे, इन्होंने इतना कैसे बना लिया। आईटी की एक्सपोर्ट उस दौर में बढ़ रही थी, आईटी के ऊपर बैन लगा दिया, उसकी एक्सपोर्ट रुक गई। इधर वो सब्सिडाइज जो किया हुआ था वो खत्म किया, लोगों ने यूनिट्स बंद करने शुरू कर दिए, 4-4 महीने उन लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली, वो बेरोजगार हो गए। अब बात जहां पे की जाती है कि पाकिस्तान उड़ान भर रहा है, पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की समत में जा रही है, स्टॉक एक्सचेंज छप्पड़ फाड़ के वो छत से इतनी ऊपर निकल चुकी है कि आपको दूरबीन लगा के भी दिखाई नहीं देगी कि किस सतह के ऊपर वो बराजमान है। सवाल ये पैदा होता है कि आपने बात की 2019 से लेकर 2023 तक जो महंगाई की शरह बढ़ी है। मेरे भाई ये जो सारे अदाद शुमार आते हैं ना, ये इदारे शुमारियात की तरफ से आते हैं, उनकी बुनियादों पर आते हैं, वो सरकारी रेट निकलता है उस बुनियाद के ऊपर। यानी मिसाल के तौर पर मुर्गी का गोश्त जो है वो सरकारी रेट के मुताबिक ₹56 का होगा, लेकिन किसी एक भी दुकान पे आपको 456 रुपए का नहीं मिलेगा, किसी को मिलेगा 550 का, बड़े मिल जाएंगे 750 का, तो वो उसमें शुमार नहीं किया जाता। वो आम रेडियो के ऊपर भी उन्होंने वो लिख के तो लगाया होता है, लेकिन उन्होंने कहा जी ये जो है ये जिंदा मुर्गी का रेट है, साफी का रेट और होता है, कोटे का रेट और, यानी वो ये इन बुनियादों के ऊपर वो हमें बताते हैं कि ऐसे हो रहा है। कब स्टॉक एक्सचेंज को बुनियाद बना के कहा जाता है, देखें जी कितनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है, 500 से 550 के करीब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कंपनी से वो रजिस्टर्ड है, बड़ी 150 कंपनी को अगर आप देख लें कि वो किन लोगों की है और किन इदारों की है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कारोबार किन का बढ़ रहा है। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज वालों का कारोबार नहीं बढ़ रहा, एसएमईज वहीं पे खमबार कर रहे हैं। आपको ये देखना होगा कि अगर पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है तो फिर ये लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, ये टंकी लगा के बाहर जाने को है। पिछले दिनों में गुजरावाला से जो यूनान जाने वाले लोग थे वो ईरान क्यों पकड़ गए, उनके काम ताकि उन्होंने रखे हुए हैं और घर वालों से कह रहे हैं बाकी पैसे भिजवाओ। अनसर्टेनिटी है, मुस्तहकम मिजाजी है, सियासी मंजरनामा खराब है, और इस सब का हल यही है माजी की जरूरतों को भुला के बैठना होगा और उससे कोई नताइज निकालना होंगे। बसूरत दीगर अगर सिर्फ बदले की आग जन्म देती रहेगी तो हालात किसी के भी हाथ होंगे, मुझे जाना है। लेकिन मैं ये बात करता चलूं कि इस वक्त जो भी मंजरनामा बन रहा है किसी की भी तरफ से बन रहा है, हमें ये जरूर सोचना है कि हाँ हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारे साथ भी जवाबंदी हमारी हुई और बड़े कर्ब से हमारे साथ हुई है, लेकिन अगर माजी को बैठते रहेंगे ना तो हाल हम अपना बेहतर नहीं बना सकते, मुस्तकबिल कोई ख्वाब आंखों में सुन सकते, फिर उसकी तदबीर और उसकी ताबीर देखने के लिए शायद आप बताओ, शायद ये जो मुखासमत है, ये जो मुखालिफत है, ये हमें खत्म कर चुकी हो। हमें किसी ना किसी नहज पर बैठ सोचना है। पाकिस्तान के हिंदी हिसाब से ज्यादा इस हुकूमत में सोचना है, क्योंकि हुकूमत एक आधा दर्जा रखती है तो वो नरम मिजाजी नरम गोशा पैदा करेगी तो वो कुछ बेहतर कर सकती है। पाकिस्तान के हिसाब से क्या गिले करेंगे जो पहली ऑपोजिशन। ठीक, बहुत शुक्रिया यासिर रशीद साहब। जी फिरदौस शमीम नकवी साहब,
आपसे आखिर में जानना चाहूंगा कि आप इसको किस तरह से देखते हैं, ये जो गुर्बत का जो है ये रिपोर्ट सामने आई जिसमें 2019 से 2023 के हवाले से दादुशुमार सामने वाज़ेह हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, पाकिस्तान में जो पिछले सालों में शरह महंगाई रही है उससे लोगों की बाइंग पावर बहुत सीरियसली इफेक्ट हुई है। आज आपकी शरह इन्फ्लेशन जो है वो कम हुई है, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई। जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही थी उसके इजाफे में कमी हुई है, लेकिन क्या लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड वही रहा? क्या एक घर में गोश्त पकना शुरू हो गया जहां गोश्त नहीं पकता था, या जहां पकता था वहां गोश्त पकना ही बंद हो गया? सूरत हाल दूसरी है। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल लिया, सारी इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन में गई है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपके पास अभी परसों ही अदाद शुमार आए हैं कि पाकिस्तान का जीडीपी, जिसको कम से कम 6 और 7% होना चाहिए, जिसका इतराफ कल उन्हीं ने उड़ान पाकिस्तान में किया, वो 0.92 है। और खुद जो उन्हीं ने हदाफ कहे हैं 60 बिलियन एक्सपोर्ट के 3 साल में, उसको पूरा कैसे करेंगे, कौन से सेक्टर में बढ़ेगा, उसको वो पॉइंट आउट नहीं कर सकते। ये जिस तरीके से इन्हीं ने रेकोडिक का शेयर आधी से कम कीमत में बेच दिया सऊदी अरेबिया को, और इसको वो कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है, ये शर्मनाक है। ये शर्मनाक है, इसका जवाब तलबी होगी इनसे। ये आपने 500 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेच दिया और कहते हैं वाह वाह हमने बेच दिया, हमने बड़ा तीर मारा कि हमने बेच दिया। इस तरह तो ये पूरे मुल्क को बेच देंगे। किकबैक्स कितनी ली होंगी, क्या होगा, किसको ऑब्लाइज किया है, कौन से गुनाह दिलवाए हैं, कौन सी एश्योरेंस लिए हैं, कौन सी अपने लिए गारंटीज ली हैं सऊदी फर्मा रवाओं से। और सऊदी अरेबिया से भी मैं ये कहूंगा, यू आर नॉट अर्निंग एनी ब्राउनी पॉइंट। पाकिस्तान के लोग समझते हैं कि रेकोडिक की कीमत क्या है और क्या होनी चाहिए। ये वही रेकोडिक है जिसके लिए वो अगस्टा कहती थी कि हम जो है आपके पूरे कर्जे जिम्मा ले लेते हैं कि हम उतार देंगे, आप हमें माइन लगाने दें। वो तो इफ्तिखार चौधरी साहब की अक्लमंदी की वजह से इस मुल्क को जो नुकसान हुआ है उनको कोई सजा नहीं होगी। तो मैं समझता हूं कि ये हुकूमत जो है माजी की हुकूमत से भी ज्यादा बदतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। यासिर रशीद सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे और हमने बात की जो इसमें अभी 19 जो मुजरिमान डिक्लेयर किए गए और उनकी सजाओं की मुआफ़ी सामने आई और उसमें 67 और दीगर मुलजिमान थे, उनकी जानिब से रहम की अपीलें दायर की गई और इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रद्द-ए-अमल है वो भी सामने आया। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने वाज़े किया, बैरिस्टर गोहर साहब ने भी बयान दिया और इसमें ओवरऑल सिनेरियो के मुताबिक माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो गलतियां की उनको एडमिट भी किया जा रहा है और इसमें फिरदौस शमीम नकवी साहब ने एज ए एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको जो है वो एक्सेप्ट किया और एडमिट किया कि माजी में गलतियां हुई हमसे और टीएलपी पे वो फायरिंग वाला मामला हो या किसी और पे हो वो भी एडमिट किया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि अहकामात जो दिए जाते हैं वो भी ज़ेरे गौर जरूर होनी चाहिए और महंगाई के हवाले से बात की जिसमें मौजूदा सेटअप के मुताबिक ये दावे तो किए जा रहे हैं कि महंगाई की शरह में कमी आई है। महंगाई की शरह में कमी तो जरूर आई है लेकिन पाकिस्तान के अवाम के लिए महंगाई हो रही है, शरह में कमी जरूर आई है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के हवाले से बात की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करने के लिए आन बैठी है और सियासी लोगों के साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और हल भी यही है। हुकूमत वक्त की जानिब से जो है वो आगे बढ़ने का वक्त है। यासिर रशीद साहब ने जिस तरह से कहा कि हुकूमत के पास चीजें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन हुकूमत बड़े रुतबे पे है, बड़े ओहदे पे है, अभी बरसरे इख्तिदार हैं, वो लोग गिव एंड टेक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकते हैं, उनको गिव वे कर सकते हैं और ये मामलात बेहतर हो सकते हैं पाकिस्तान के हक में। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।